तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 13 और हमारा जो 13 चैप्टर है वो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। मैं आपको यहाँ एक बात सही से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये 2020 के अकॉर्डिंग है। जो 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस में 30% की कमी हुई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो 30% सिलेबस बोर्ड ने हटाया है उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमारे केवल 70% सिलेबस बचा हुआ है केवल वही हम इसमें पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 13 है। ठीक है, 13 चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एमीन होते क्या हैं, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को क्या बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, आज हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिकों को हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं एमीन। और हमारा जो है चैप्टर है वो हमारा चैप्टर भी क्या है, एमीन है। हमें यहाँ एमीन ही पढ़ना है। ठीक है, अब एमीन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एमीन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एलिफैटिक एमीन और दूसरे होते हैं एरोमेटिक एमीन। तो एक पहले नंबर पे होंगे हमारे पास में यहाँ एलिफैटिक एमीन और जो दूसरे नंबर पे होंगे हमारे पास में वे हमारे पास में होंगे एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये दो होंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन। ये हमारे पास में दो प्रकार से होंगे, एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। ये दो ही हमें पढ़ने, याद रखिएगा। जो एलिफैटिक एमीन होते हैं ये खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में CH3NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन। जो इसका साधारण नाम है CH3NH2 का नाम है मेथिल एमीन। और जो यहाँ हमें एरोमेटिक एमीन में हम पढ़ेंगे, यह हम उन्हें पढ़ेंगे जो चक्रीय श्रृंखला से जुड़े हुए पाए जाते हैं। चलिए मैं एक नाम आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये लिया बेंजीन और ये बेंजीन की ओर अमोनिया की अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए दोबारा से देखते हैं, इसे इरेजर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सही नहीं बना था तो हम इसे सही से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। और बेंजीन के लिए हम इसमें क्या दिखा देंगे, बीच में रिंग दिखा देंगे और इसका जो ऊपरी सिरा है उससे क्या जुड़ा हुआ होता है, यहाँ NH2। तो यहाँ जो हम इसे नाम देंगे वो हम यहाँ इसे नाम देंगे एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। जरूरी नहीं है कि आपको केवल यही दिखाई देंगे, इनसे अलग और भी होंगे। जैसे कि मेथिल एमीन के अलावा एक दूसरा पढ़ लीजिए आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ C2H5NH2 और C2H5NH2 का नाम होता है एथिल एमीन। इसका नाम है एथिल एमीन। और ये जो हमें यहाँ दूसरा प्राप्त हो रहा है, अब मैं इसके जैसे एक और दूसरा बना देता हूँ एनिलीन के जैसा, ये भी आपको समझ में सही से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बना देंगे। इसमें ये नहीं होंगे, ये बाहर को निकली हुई कोई सी नहीं निकली होगी, केवल 6 ही किनारे इसके होंगे और 6 किनारे ही हमें इसके देखते हुए चलना है। और हम यहाँ इसमें बना देंगे यहाँ साथ में ही यहाँ हम CH2NH2 और अब इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एमीन। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, बेंजाइल एमीन। इनके नाम हम अभी पढ़ेंगे कि इनके नाम किस तरीके से लिखे जाएंगे। पहले मैं आपको केवल समझाना चाह रहा था कि ये जो हमारा चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये हमारा 14 चैप्टर है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एमीन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एलिफैटिक एमीन और दूसरे नंबर पर होती है यहाँ हमारे पास में एरोमेटिक एमीन। जो एलिफैटिक एमीन होती हैं वे खुली श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बनाया है मेथिल एमीन, इसे हम लंबी भी करके बना सकते हैं। मेरे विचार से ध्यान से देखिए, केवल खुली श्रृंखला के रूप में होना चाहिए। तो खुली श्रृंखला में आपको कुछ इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये खुली श्रृंखला है। डैश NH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 के लिए कितना आ जाएगा इसमें, ब्यूटिल। और NH2 के लिए नाम जुड़ जाएगा इसमें एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ, ब्यूटिल एमीन। मगर अगर ये श्रृंखला में बंध में जुड़ा हुआ होता, अगर NH2 किसी कारण से किसी बंद श्रृंखला में जुड़ा हुआ है जैसे कि एनिलीन है या बेंजाइल एमीन है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक एमीन। तो ये अलग अलग हैं दोनों, एलिफैटिक एमीन अलग हैं और एरोमेटिक एमीन अलग है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है, एमीन पढ़ना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक एमीन, दूसरे होते हैं
एरोमेटिक एमीन। जो एलिफेटिक एमीन होते हैं इसमें कुछ इस टाइप से लिखा जाता है कि जो खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे जैसे कि ये ब्यूटिल एमीन है। और हमने यहाँ जो इसमें दो नाम लिखे हुए हैं, एक मेथिल एमीन लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है एथिल एमीन। और ये जो चक्रीय श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ये है या फिर ये है, ये दोनों के दोनों क्या है, चक्रीय श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं एरोमेटिक एमीन। याद रखिए एरोमेटिक एमीन वे होंगे जो जिनमें कार्बनिक यौगिक बंद श्रृंखला के रूप में होता है, और एलिफेटिक एमीन वे होंगे जिनमें कार्बनिक श्रृंखला खुली हुई होती है, अर्थात ओपन होती है, खुली हुई होगी और कुछ नहीं होगा उसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें से इनके टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें इनके टाइप भी पढ़ने हैं। चलिए तो इसके टाइप पढ़ना शुरू कर देंगे अब हम। पढ़ते हैं जी एमीनों के प्रकार, और हम जो है सबसे शुरू में पढ़ेंगे वो यहाँ हम इसमें एलिफेटिक एमीन पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर एलिफेटिक एमीन। और जो एलिफेटिक एमीन है ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता है हमारा पहले नंबर पे आता है हमारा 1 डिग्री एमीन, और जो दूसरे नंबर पे हमारा वो हमारा आता है 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और जो थर्ड नंबर पे हमारा आता है वो हमारा आता है 3 डिग्री एमीन। याद रखिएगा किस किस टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। जो 1 डिग्री एमीन होते हैं इन्हें हम प्राथमिक एमीन भी बोल देते हैं। तो याद रखिए प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, तो इसका नाम है प्राथमिक एमीन भी होगा, और इसका जो नाम है 2 डिग्री एमीन का वो कितना है, द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन। और ये जो है हमारे पास में ये 3 डिग्री एमीन, ये है हमारा तृतीयक एमीन, ये हमारा तृतीयक एमीन है, ठीक है। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अब मैं आपको बता देता हूँ 1 डिग्री एमीन कौन से होते हैं। 1 डिग्री एमीन वे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु केवल और केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने इस टाइप के एग्जाम्पल पढ़े थे, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये हमने लिखा था CH3NH2, या ये लिखा था हमने वहाँ C2H5NH2, और एक हमने लंबी सी श्रृंखला बनाई थी इसकी CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड NH2। ये जितने भी हमने वहाँ सारे के सारे पढ़े हैं, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब प्राथमिक एमीन है, ठीक है। ये सब क्या है, प्राथमिक एमीन। कैसे हैं प्राथमिक एमीन, चलिए देख लेते हैं। जब हम इस वाले पहले वाली संरचना को देखेंगे, ये जो हमें CH3NH2 की मिली हुई है, इसमें क्या होगा, जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और N से जुड़े हुए हैं 2 H, एक H और दूसरा H। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि जो नाइट्रोजन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से। जब ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना आ गया जी, 1 डिग्री आ गया। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में 2 C हैं, 5 H हैं और एक क्या है, NH2। तो सबसे पहले 2 C बना लेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, 5 H हैं, इसका मतलब एक के साथ जुड़े हुए हैं 3 और दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं 2। यहाँ एक के साथ 3 है और दूसरे के साथ 2, और यहाँ इसके साथ में है NH2। तो N से कितने H जुड़े हुए हैं, 2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब NH2 में बार बार सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड वाला बना लेता है, अर्थात इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी चेक करते हुए चलेंगे, वैलेंसी पूरी हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ भी हम ध्यान से देखेंगे कि कार्बन केवल, नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कितना है, 1 डिग्री। इस वाले को देखिए, श्रृंखला लंबी होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान से देखना होगा कि नाइट्रोजन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। श्रृंखला कितनी भी लंबी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल कार्बन की संख्या में गिननी है। इस वाले को देखिए, इस वाले को बना लेते हैं, लास्ट वाले को जो हमने पढ़ा था अभी, ब्यूटिल एमीन। तो ये कुछ हमारे इस टाइप से बना हुआ था। कितने सी थे इसमें, 4 सी थे, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड N, और N से कितने जुड़े हुए हैं, 1 और 2। बैलेंसिंग में कितने जुड़े हुए थे, इससे 1 से ही 2, और इस बीच वाले से भी कितने जुड़े हुए थे, यहाँ 2 जुड़े हुए थे, इस बीच वाले से भी कितने जुड़े हुए थे, यहाँ 2 जुड़े हुए थे, और जो लास्ट वाला था इससे कितने जुड़े हुए थे, 3, एक H, दूसरा H और तीसरा H, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ भी हम ध्यान से देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उससे केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा प्राथमिक एमीन ही है, अर्थात इसे भी हम क्या बोल देंगे,
1 डिग्री एमीन, ये भी हमारा 1 डिग्री एमीन है। जब हम 2 डिग्री एमीन की बात करेंगे तो 2 डिग्री एमीन में जब हम इनकी बात करेंगे 2 डिग्री एमीन की, तो हमारा जो 2 डिग्री एमीन होगा इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो कम से कम कम से कम नहीं, केवल और केवल 2 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसका हम ध्यान रखेंगे कि जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे इसमें द्वितीयक। तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं इसमें वे एग्जाम्पल जिनसे हमें पता चलेगा कि जो एमीन है वो द्वितीयक है या नहीं है। तो अब हम द्वितीयक एमीन पढ़ेंगे यहाँ, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन परमाणु होगा, जो कार्बन परमाणु होगा, सॉरी बार बार अगर नाइट्रोजन का हो तो माफ़ कीजिए, जो अगर कोई नाइट्रोजन परमाणु है तो वो बार बार केवल और केवल 2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा। ध्यान से देखिए। अब मैं दूसरे का एग्जाम्पल बना देता हूँ इसमें द्वितीयक एमीन का। तो द्वितीयक एमीन में हम सबसे पहले एग्जाम्पल ये लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो हमारे पास में ये बन के आया है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा द्वितीयक एमीन। ध्यान से देखिए, मैं इसकी संरचना बना देता हूँ। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, C से 3 H जुड़े हुए हैं, 1, ये 2, ये 3 H जुड़ गए हैं, और C जुड़ा हुआ है N से, और N जुड़ा हुआ है C से, और इस C से भी कितने H जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, और N से क्या जुड़ा हुआ है, N से एक H जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए जो N जुड़ा हुआ है वो 2 C से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया जी। और इसका नाम क्या है, इधर भी क्या है, मैथिल, और इधर भी क्या है, मैथिल। तो दोनों तरफ मैथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन। इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन, ठीक है। इसका नाम है डाई मैथिल एमीन, ये डाई मैथिल एमीन है। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ये बार बार समझा रहा हूँ चैप्टर के शुरू में, यहाँ केवल आपको समझना है। मैं बाद में चैप्टर के नोट्स आपको दिखाऊंगा, एक बार नोट्स भी आपको बाद में रीडिंग करता चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा, वहाँ से ही आपको अपना वर्क करना है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में से अपने चैप्टर को तैयार कर सकते हैं, और यहाँ से आपका वर्क हो जाएगा। मैं इसी चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, और आप यहाँ से ही अपना वर्क आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो लगे रहिए और पढ़िए इसमें आगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे इसमें, जो हमारा ये वाला है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप से लिख देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी हो रही है। इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये 2, यहाँ भी 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना है, 2 डिग्री। अब मैं श्रृंखला कितनी भी लंबी कर लूँ, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। दोनों के दोनों साइड में क्या जुड़े हुए हैं, इसमें से एथिल, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल और एमीन, डाई एथिल एमीन, ठीक है। अब मैं इससे कुछ और टाइप का आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इसे ऐसे भी, कोई और एग्जाम्पल इसका ऐसे भी हो सकता था, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या है मैथिल और यहाँ क्या है एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन। इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन, ये नाम इसका हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन। तो ये आप द्वितीयक भी समझ चुके हैं। फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा कि द्वितीयक एमीन वे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक एमीन बोल देंगे। और अगर 2 से जुड़ा हुआ नहीं है, 1 से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो क्या है, प्राथमिक एमीन है। और अगर वो 1 से 2 से ज़्यादा से अर्थात 3 से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम उसे क्या बोल देंगे, तृतीयक एमीन। और यहाँ हमारी जो थर्ड हेडिंग है, वो थर्ड हेडिंग हमारी है ही क्या, तृतीयक एमीन। अब हम पढ़ेंगे इसमें तृतीयक एमीन। तो याद रखिएगा, तृतीयक एमीन में क्या होगा, जो नाइट्रोजन परमाणु होगा वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा। जो N होगा वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा, एक C, दूसरा C और तीसरा C। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। N सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है ट्राई मैथिल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है, ट्राई मैथिल एमीन। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके नामकरण की पद्धति। नामकरण की पद्धति किस प्रकार से होती है। तो हम, अगला टॉपिक है हमारा
नामकरण की पद्धति। और नामकरण किसका पढ़ेंगे हम? एमिनो का। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग लिख लेंगे अब इसमें, एमिनो के नामकरण की पद्धति। एमिनो के नामकरण की पद्धति, एमिनो के नामकरण की पद्धति। ये है हमारा दूसरा टॉपिक, एमिनो के नामकरण की पद्धति। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कोई अलग से कोई खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये हम पहले नाम में भी समझ चुके हैं और लगभग वैसे ही नाम अब हमें समझते हुए चलने हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें लिख देता हूँ। हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल था CH3NH2 और CH3NH2 का नाम क्या हो जाएगा? CH3 के लिए मेथिल और NH2 के लिए एमीन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास में? इसका नाम आ जाएगा मेथिल एमीन। और जो हम इसमें दूसरे टाइप में लेंगे तो यहाँ दूसरे नंबर पे हम कुछ इसे और संख्या को थोड़ी सी बढ़ा के लिख देंगे। तो इसे हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब कितने सी हो गए हैं? यहाँ हमारे पास में 2 हो गए हैं। जब 2 हो गए हैं तो इसका नाम क्या आ जाएगा? एथिल एमीन। 2 कार्बन के लिए आ जाएगा एथिल और NH2 के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? एमीन आ जाएगा। अब हमारे पास में हमने 3 ले लिए हैं तो 3 के लिए भी कुछ ऐसे नाम आ जाता। ठीक है, तो 3 के लिए भी एक बार लिख के देख लेंगे। यहाँ हमारे पास में था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसके लिए हमारा नाम आ जाता प्रोपिल एमीन। तो इसके नाम क्या नाम आ जाता हमारे लिए? इसके लिए प्रोपिल एमीन, ये नाम हमारा इसमें आ जाता। अब हम इससे कुछ अलग पढ़ के देखते हैं, इससे कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े थे। अब मान लो मैंने ये लिख दिया यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? एक साइड में क्या है? मेथिल, एक साइड में क्या है? एथिल। तो इसका नाम हम लिख देंगे एथिल मेथिल एमीन। एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, ये लिख दिया है हमने। और एक नाम और देख लेते हैं, अभी हमने लिखा हुआ भी है हमारे पास में ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, तो नामकरण हमारे समाप्त हुए हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसकी IUPAC पद्धति पर। जब हम इसमें IUPAC इसके नाम पढ़ेंगे तो IUPAC हम इसके नाम किस प्रकार से पढ़ेंगे या IUPAC नाम हम इसके कैसे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम IUPAC नामकरण के लिए याद रखेंगे, अगर इसमें किसी में भी NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो पहले उसकी मेन चेन का नाम लिखेंगे जो भी उसमें है, उसके बाद में लिख देंगे हम इसमें एल्केनामीन। अर्थात मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से लिखना है। जब भी आप एल्केन के साथ में लोगे तो एल्केन का फॉर्मूला होता है ALKANE। ठीक है, ये होता है। तो हम इसमें से क्या काम कर देंगे? एल्केन में से E हटा देंगे, E रिमूव कर देंगे और E के स्थान पे जोड़ देंगे। तो याद रखिए माइनस का E और प्लस में हम इसमें लिख देंगे एमीन, AMINE, ये जोड़ देंगे। ठीक है, E रिमूव कर देंगे और एमीन जोड़ देंगे। और तो नाम क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ आ जाएगा हमारे पास में एल्केनामीन। कुछ इस टाइप का नाम इसका हो जाएगा एल्केनामीन। और एक चीज़ और रखेंगे, अगर कभी हमारे पास में द्वितीयक एल्किल का हमें नाम लिखना पड़ता है, द्वितीयक एमीन का हमें नाम लिखना पड़ता है, तो उसका नाम कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा N एल्किल और बाद में हम इसमें क्या लिख देंगे? एमीन। N एल्किल और बाद में हम क्या लिख देंगे इसमें? एमीन। और अगर किसी कारण से हमारे पास में तृतीयक एमीन है तो उसके नाम में हम लिख देंगे यहाँ N डाई एल्किल। जो भी नाम आएगा वो लिख देंगे यहाँ इसमें डाई एल्किल ALKYL और बाद में एमीन AMINE। कुछ इस टाइप से लिख देंगे। चलिए देखिए नाम को लिखना शुरू करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम इसके नाम लिखना शुरू करेंगे। आ ही जाएगा, नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे कि हमें इसमें फर्स्ट नाम मिला हुआ है, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ मिला हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसका जो साधारण नाम था सिंगल बॉन्ड CH2 का, इसका जो साधारण नाम था वो हमने पढ़ लिया है। साधारण नाम इसका था मेथिल एमीन। ठीक है, इसका जो साधारण नाम था वो क्या था? मेथिल एमीन था। मगर इसका जब IUPAC नाम हम निकाल देंगे तो इसका नाम मेथिल एमीन नहीं होगा, इसका नाम लिखते हैं हम। अब मैं आपको बता दूं, एमीन जोड़ना है, मेथिल के साथ में क्या जोड़ना है? एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेनामीन। मेथेनामीन, मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से,
मैथेन लिखता हूँ, METHANE, मैथेन, और ई हटाना है इसमें से, माइनस ई, और प्लस में क्या जोड़ना है हमें इसके, एमीन, AMMINE। यहाँ देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वाली AMINE, तो इसकी स्पेलिंग से, हाँ यहाँ स्पेलिंग सही है और यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो इसमें हम इसे रफ कर देंगे, ये हमारी सही आनी चाहिए, AMINE, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्या होनी चाहिए थी, AMINE, ठीक है। तो ये AMINE इस टाइप से, ई हटाएंगे तो नाम इसका ये बन जाएगा हमारे पास में, METHANAMINE, ठीक है। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथेनामीन। चलिए दूसरा लिखते हैं अब हम इसका, सेकंड नंबर का। ये है हमारे पास में CH3 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, NH2, ठीक है, सिंगल बोन NH2। कितने C हैं, 2, 2 के लिए क्या इसमें आ जाएगा, एथिल, ठीक है, 2 के लिए क्या आ जाता है इसमें, एथिल, और साधारण नाम लिख रहे हैं एथिल, और बाद में क्या आ जाता है इसके साथ में, एमीन। मगर एथिल और साथ में एमीन जोड़ना है तो ये हमारे पास में आ जाएगा जब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए ये है IUPAC नाम, IUPAC ये वाला, तो इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा, इसका IUPAC नाम ये जाएगा एथेनामीन, एथेनामीन, ये नाम आ जाएगा इसका, जिसका IUPAC नाम आएगा। और चलिए वो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें अगले वाले अपने पढ़ते हुए चलना है। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल पे हमने इसमें क्या लिया हुआ है, थर्ड नंबर पे यहाँ हमने लिया हुआ है इसमें CH3 सिंगल बोन NH सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन CH3, ये लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका साधारण नाम हमने पढ़ा था एथिल मेथिल एमीन। तो इसका जो साधारण नाम है वो, इसका साधारण नाम क्या है, साधारण इसका नाम है एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, ये इसका साधारण नाम है। मगर हम जो पढ़ रहे हैं वो इसका कैसा नाम पढ़ रहे हैं, IUPAC नाम पढ़ रहे हैं। तो IUPAC नाम में हम ध्यान देंगे इसमें कि जो श्रृंखला छोटी है उसे एथिल के रूप में लिखेंगे, और जो श्रृंखला बड़ी है उसे एमीन के साथ में लिखेंगे। तो इसका नाम कितना हो जाएगा, तो छोटी श्रृंखला है CH3, तो हम इसका नाम लिख देंगे N मैथिल, और बड़ी श्रृंखला हमारे पास में इसमें किसकी थी, CH3 की, तो इसके नाम के साथ में जोड़ देंगे एमीन। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन, तो N एथिल एथेनामीन। चलिए कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे देखिए अब इसका एग्जाम्पल। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, मैंने कुछ इसे लिख दिया है, CH3 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, NH सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH3, ठीक है। देखिए यहाँ इस सिरे भी, इस साइड में क्या जुड़ा हुआ है, इससे एथिल जुड़ा हुआ है, और इस साइड में इससे क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो जो प्रोपिल है वो बड़ा है, इसमें 3 C हैं, और इसमें कितने हैं, 2 C। तो जो 2 C वाला है इसे हम क्या काम करेंगे, 2 C वाले को प्रोपिल के रूप में लिखेंगे, मतलब एल्किल के रूप में लिखेंगे, और जो 3 वाला है, जो बड़े वाला है, उसे एमीन के साथ में जोड़ देंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N एथिल प्रोपेनामीन, N एथिल प्रोपेनामीन, N एथिल प्रोपेनामीन। चलिए 5th नंबर का और पढ़ लेते हैं। और 5th नंबर पे हमें कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, दिया हुआ है ये CH3 का होल थ्राइज और N। इसकी संरचना भी हमने पढ़ी थी, ये आपको दिखाई दे रहा है, हो सके आपको बनाने में कुछ समस्या से आ रही हो, मगर कोई समस्या नहीं होनी कि CH3 सिंगल बोन, N सिंगल बोन CH3, और N से ही सिंगल बोन CH3, इस टाइप से होगा। जब इस टाइप से आ जाएगा तो ये सारे के सारे सेम हैं, तो कोई से को भी हम N के साथ ले सकते हैं। अगर एक श्रृंखला बड़ी होती तो बड़े वाले को N के साथ में लेते, और जो छोटे वाले हैं उन्हें N के साथ में नहीं लेते। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, तो इसका नाम क्या आ जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा N डाई मैथिल, क्योंकि सारे के सारे सेम हैं, N डाई मैथिल, और बाद में नाम आ जाता है इसके मैथेनामीन। तो इसका नाम क्या आ जाता है, N डाई मैथिल मैथेनामीन। कुछ इस टाइप से इसका नाम आ जाता है। चलिए हमने इसकी IUPAC भी पद्धति अब हमने इसकी पढ़ ली है। अब हम आज का टॉपिक और पढ़ना शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इससे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है एथिल एमीन या एथेनामीन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, एथिल एमीन
एथिल एमीन या एथेनामीन ये बनाना है। और मैं आपको बता दूं ये हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी है और इस बार भी इसके आने के चांस हैं, तो आप मिस मत कीजिए इसे। चलिए पढ़ते हैं एथिलएमीन या एथेनामीन। एथिलएमीन या एथेनामीन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो इसकी हम कौन सी पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इसमें हेडिंग डाल लेंगे प्रयोगशाला विधि। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, वो हमारा टॉपिक है प्रयोगशाला विधि। अब हमें प्रयोगशाला विधि पढ़नी है, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, प्रोपेनामाइड लेते हैं और प्रोपेनामाइड की रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का क्या है क्षारीय विलयन, या प्रोपेनामाइड का क्षारीय विलयन की अभिक्रिया किससे करा देंगे, ब्रोमीन से। तो कुछ रिएक्शन इसकी इस प्रकार से होगी यहाँ C2H5CO और प्लस में है इसके यहाँ Br2 प्लस, और यहाँ साथ में है तो इसके 4KOH, कुछ इस टाइप से ये था, ठीक है। और यहाँ इसमें अब हम आगे बना देंगे इस टाइप से। और यहाँ रिएक्शन कैसे हुई है मैं आपको रिएक्शन समझाना चाहता हूँ। मैं आपको रिएक्शन की क्रियाविधि नहीं समझा रहा हूँ, केवल याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। आप कैसे होगी, इन 4 के 4 KOH को लिखिए सबसे पहले, एक KOH, फिर दूसरा KOH, फिर तीसरा KOH, फिर चौथा KOH। तो एक KOH का OH और दूसरे का H, एक KOH का OH और दूसरे का H। तो कितने बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे प्लस में 2H2O, 2H2O बन जाएंगे ये। अब यहाँ क्या बचा K, यहाँ क्या बचा KO, यहाँ क्या बचा K, और यहाँ क्या बचा KO। तो 2 K बचे हुए हैं, 2 ही क्या बचे हैं KO। तो ये जो 2 KO बचे हुए हैं इन्हें अलग लिखे, ये बना देते K2O2, ये बन गया K2O2। चलिए, और ये 2 K बचे हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो K थे 2 K ये जुड़ जाएंगे Br से, Br2 से, और क्या बना देंगे 2K Br। तो लिख दीजिए जी 2K Br प्लस, बिल्कुल ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका ही मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ बीच में ये क्या है CO, इस CO को जोड़ना है आपको इसके साथ में K2O2 के साथ में। तो कुछ इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ प्लस में K के 2 हैं, C का कितना है 1 है, K2C ओके कितने हो जाएंगे, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 और 1 3, तो K2CO3 कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब बचा हुआ रिएक्शन में क्या है उसे भी लिख दीजिए जी। तो बचा हुआ ये हमारे पास में C2H5 और यहाँ बाद में इसमें क्या था ये NH2, तो C2H5NH2। और ये जो C2H5NH2 है यही हमारा क्या है एथिलएमीन या एथेनामीन C2H5NH2। तो यही अब हमें पढ़ना है प्रयोगशाला में कि इसे हम प्रयोगशाला में बनाएंगे कैसे। तो अब हम इसे प्रयोगशाला में बनाना ही पढ़ना है। जब हम इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे फिर वापस आ जाएंगे अपने ब्लैक बोर्ड पे। चलिए, इसके रासायनिक गुण पढ़ने से पहले इसकी विधि को जान लेते हैं और देखते हैं क्या है इसकी विधि। पहले तो आप वो वर्क समझिए जो आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे। जैसे कि मैं आपको समझा रहा था एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, ये अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को ही क्या बोल देंगे हम यहाँ इसमें एलिफेटिक एमीन। अब अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने ये लिया यहाँ CH3 सिंगल बोन H और आपने इसके साथ में अमोनिया लिखा प्लस NH2 सिंगल बोन H, तो इसका भी H और इसका भी H, दोनों के H निकल जाएंगे। और ये CH3 किसके साथ में जुड़ जाएगा NH2 के, और यहाँ ये क्या बना देगा CH3NH2, तो CH3NH2 बना देगा ये यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड हैं ये बने हुए हैं, ये हमने ले रखा है। एक मेथिल एमीन है और दूसरा हमारे पास में यहाँ क्या है एथिल एमीन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब एलिफेटिक एमीन है। ये देखिए जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वे अमोनिया के एरिल व्युत्पन्न होते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं एरोमेटिक एमीन। प्रकार देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार के होते हैं। वीडियो को रोक लीजिए जब भी आपको वर्क करना हो। मैं थोड़ा सा आपको आज फास्टली समझा रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक लीजिए जहाँ भी आपको वर्क करना हो। तो यहाँ हम इसके ये 3 टाइप्स के भी पढ़ चुके हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। ये एग्जाम्पल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि यहाँ देखिए जो प्राथमिक एमीन होता है इसमें CH3 किससे जुड़ा हुआ है NH2 से, तो जहाँ जो N है वो केवल एक ही C से जुड़ा हुआ होता है, तो ये
1 डिग्री है। तो दूसरा कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे, CH3NH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ हमने देखा है कि जो N है वो 2C से जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये 2C से जुड़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। अगला देखिए, ये हमें 3 डिग्री दिखा रखा है, ये हमें खुद ही जोड़ के दिखा रखा है। देखिए एक C, दूसरा C और तीसरा C, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया है 3 डिग्री। ये नाम भी हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, ये नामकरण की साधारण पद्धति है, जो इनके साधारण नाम लेते हैं। एक C है तो मैथिल NH2 के लिए एमीन, एक C है, दूसरा C भी है, तो 2 C हो गए तो कितना हो गया एथिल, और NH2 के लिए एमीन। अब एक NC इस साइड में जुड़ा हुआ है, एक इस साइड में जुड़ा हुआ है, इस साइड का और इस साइड का दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे। दोनों सेम है तो डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे, 2 होंगे डाई, 3 होंगे तो ट्राई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ में केवल एक साइड में जुड़ा हुआ है CH3 और दूसरी साइड में इसमें जुड़ा हुआ है CH2 CH3। तो ये CH2 CH3 क्या है, ये हमारा मैथिल है, और CH2 CH3 क्या है एथिल। अल्फाबेट से नाम लिखा हुआ है, एथिल पहले लिख दिया, मैथिल बाद में, और NH2 NH के लिए है एमीन। NH2 NH या N से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इन सब के लिए एमीन का ही प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ नाम में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने का है, एमीन का ही प्रयोग करेंगे। और ये हमारा होता है ट्राईमेथिल एमीन। IUPAC नामकरण में देखिए, मैं भी आपको समझा रहा था, अगर प्राथमिक एमीन है तो एल्केन के नाम में से ये हटाएंगे और बाद में एमीन जोड़ देंगे, और अगर द्वितीयक एमीन है तो जो छोटी श्रृंखला होगी उसे N के साथ लिखेंगे N एल्किल, और जो बड़ी श्रृंखला होगी उसके साथ में क्या जोड़ देंगे एमीन, जैसे हमने यहाँ जोड़ा था। अगर तृतीयक एमीन है तो जो छोटी छोटी दोनों श्रृंखलाएं होंगी उन्हें NN के साथ में करके लिखेंगे, और जो बड़ी श्रृंखला होगी उसके साथ में क्या जोड़ देंगे एमीन, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको मैथेनामीन। तो यहाँ मैथेनामीन में क्या है, एक C है तो मैथेनामीन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 2 C से N से एक ही साइड में जुड़े हुए थे तो एथेनामीन हो गया। यहाँ N से 2 साइड में जुड़े हुए हैं, यहाँ एक साइड में जुड़ रहे थे, यहाँ 2 साइड में, एक साइड में CH3 और दूसरे साइड में CH2 CH3। तो ये देखिए, ये एक C है तो मैथिल, और ये 2 C हैं तो एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा N मैथिल एथेनामीन। यहाँ देखिए ध्यान से, इस साइड में भी CH2 CH3, इस साइड में भी क्या है CH2 CH3, तो दोनों साइड में सेम है। तो एक साइड को लेंगे मेन चेन में और एक को छोड़ देंगे एल्किल के लिए, तो N एल्किल एथेनामीन। तीनों के तीनों ही CH3 जुड़े हुए हैं तो NN डाइमेथिल और एथेनामीन। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आइए अब बात करते हैं उसकी जिसे हम पढ़ना चाह रहे थे। तो हम यहाँ पढ़ना चाह रहे थे एथेनामीन, अर्थात हम यहाँ पढ़ना चाह रहे थे C2H5NH2, इसे हम यहाँ पढ़ना चाह रहे थे। प्रयोगशाला विधि में हमने इसे याद करने का तरीका सीख लिया, किस प्रकार से हम इसे याद करेंगे, और थ्योरी भी इसकी बड़ी ही आसान है। प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन जल तथा KOH के मिश्रण के साथ गर्म करने पर एथिलामीन प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एथिलामीन है C2H5NH2। कैसे प्राप्त होगा, उपकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे चित्र के अनुसार। जो चित्र हमने बनाया हुआ है इस चित्र के अनुसार हम उपकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे। ध्यान से देखिए, उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। गोलपेंद के फ्लास्क में प्रोपेनामाइड को लेकर इसमें ब्रोमीन जल का मिश्रण धीरे धीरे मिलाते हैं, जिससे नारंगी रंग का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आप समझिए, जब हम गोलपेंद के फ्लास्क में प्रोपेनामाइड लेंगे और इसमें ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो नारंगी रंग का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें बाद में क्या डाल देते हैं, KOH का विलयन, वो भी बूंद बूंद करके डालते हैं जब तक विलयन का रंग समाप्त न हो जाए। जब विलयन का रंग समाप्त हो जाता है तो हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस मिश्रण को बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप एथिलामीन की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वाष्प बनना प्रारंभ होगी, एक नली जोड़ देंगे। नली के दोनों ओर हमने क्या लगा रखा है, संघनित्र लगा रखा है। यहाँ से ठंडा हो जाएगा, ठाकर इसे कहाँ इकट्ठा कर लेंगे, तनु HCl से भरे हुए पात्र में। तो हमने कुछ ऐसे लिखा है यहाँ कि इस मिश्रण को बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप एथिलामीन की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है, जिसे ठंडा करके HCl से भरे पात्र में प्रवाहित कर देते हैं। इस मिश्रण का वाष्पन करने पर एथिल एमीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके शुद्ध एमीन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी जो आप देख चुके हैं। और इसकी 2 अन्य विधियाँ और हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे पास में विधि है इसकी काय से, ये विधि है हमारे पास में इसमें नाइट्रो एथेन से। चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं, नाइट्रो एथेन में किस प्रकार से ये हमारी विधि है, तो हम इसे आराम से देख लेंगे नाइट्रो एथेन से। तो जो नाइट्रो एथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5NO2 नाइट्रो एथेन, और हमने इसके साथ में कितने H लिए हैं यहाँ 6H। तो हम सबसे पहले 6H को लेके ये बैलेंसिंग देखेंगे कि कितने H हैं और ये क्या काम यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ होता है इसमें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभी यहाँ पर जेंस लेंगे, यहाँ एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है। तो ये क्या काम करेंगे, इसमें से जो इसके 4 H हैं, 2 इसमें से इसके 6 H जो हैं, इनमें से 4 तो निकाल देंगे O को, तो 4 O को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा
4 H निकाल देंगे 2 O को तो क्या बन जाएगा 2H2O, 2H2O बन जाएगा भाई। 4 तो H हैं और 2 क्या है इसमें O, 4H प्लस O2, अर्थात इसे आप ऐसे करके भी लिख सकते थे 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, तो 2H2O तो बन जाएंगे, मगर अब यहाँ N के दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे और अब इन दोनों के दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाएंगे 2H जो यहाँ शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5NH2। इस प्रकार से ये भी हमारा जो C2H5NH2 है ये हमारा क्या है, यही है हमारा एथिल एमीन, ये हमारा एथिल एमीन है। और जो हमें साथ में जो प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, ये जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ये हमारा यहाँ जल है, ठीक है। और जो इसकी दूसरी विधि है, ये दूसरी विधि थी, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी विधि। तो जो इसकी तीसरी विधि है वो इसकी तीसरी विधि है मेथिल साइनाइड से, और मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला होता है CH3CN। यहाँ हम इसका अपचयन कर देंगे प्लस 4H, 4H लेंगे इसके साथ में, और यहाँ जो हम पर्जेंस लेंगे वो हम लेंगे जिंक H2SO4 की, ठीक है, जिंक और H2SO4 की पर्जेंस लेंगे। तो ये चारों के चारों H यहाँ के रिएक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए ये कुछ इस टाइप से बना हुआ था, C और C से कितने जुड़े हुए थे 3, एक जुड़ा हुआ था C और C से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था N। ये जो H है ये क्या काम करेंगे, एक जुड़ेगा आके H से, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा यहाँ से, तो दूसरा किससे आके जुड़ जाएगा C से, ये बॉन्ड हट जाएगा दोनों का। फिर दूसरा एक और आके जुड़ जाएगा किससे N से, तो इसका ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से खाली हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2। तो मैं इसे इसी रूप में लिख रहा हूँ यहाँ CH3 CH2 NH2, या इसे आप ऐड करके भी लिख सकते थे। तो ऐड करने पे ये आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ C2H5NH2, और C2H5NH2 ही क्या है हमारा, यही है हमारा एथिल एमीन, और इसे ही हम बार बार बना रहे हैं। ये हमारा एथिल एमीन है और इसे ही हम बार बार बना रहे हैं, इसी की हम निर्माण की प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो इसकी फोर्थ विधि है, फोर्थ विधि हम इसकी और पढ़ते हैं। इसकी जो फोर्थ विधि है वो है हमारे पास में एथिल आइसोसाइनाइड से। तो हम इसमें एथिल आइसोसाइनाइड वाली विधि इसकी और पढ़ लेते हैं, जो हमारी इसकी फोर्थ विधि है, ठीक है। तो यहाँ हमें फोर्थ नंबर पे जो मिला हुआ है वो हमें फोर्थ नंबर पे मिला हुआ है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये है हमारे पास में एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसी लेंगे अब एथिल आइसोसाइनाइड को, और एथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है C2H5NC प्लस 2H2O। ये था हमारे पास में 2H2O, एरो लगा देंगे, अम्ल की उपस्थिति लेंगे H प्लस की। तो यहाँ जो हमारे पास में ये जो H2O था ये सबसे पहले क्या काम करेगा, इस C के साथ में जुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ N इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ सबसे पहले C से जुड़ना शुरू कर देगा और C के साथ जुड़ के बना देगा HCOOH, ठीक है, HCOOH। चलिए अगर आप इसे तोड़ के समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको तोड़ के भी समझा देता हूँ। तो आप इसे तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। तो मैं अब आपको ये कहूँगा कि जो आपका ये OH माइनस है इसे आप जोड़ दीजिए किसके साथ में, C के। जब आप इसे C के साथ में जोड़ते तो ये आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ता O2H2, मगर CO2H2 कुछ नहीं होता है, इसका एक निश्चित आपको अणुसूत्र बनाना पड़ेगा HCOOH। और यहाँ जो ये दोनों के दोनों ये H बचे हुए हैं ये दोनों के दोनों H किससे जुड़ जाएंगे, N से। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास में C2H5NH2 प्लस HCOOH। ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है। और ये जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है ये हमारा यहाँ प्राप्त हुआ है हमें यहाँ एथिल एमीन, ये हमारा एथिल एमीन है जिसकी हम बार बार बात अभी कर रहे थे, ठीक है। अब हम फिर दोबारा से अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और ब्लैक बोर्ड पे ही समझते हैं, कुछ और समझने का टॉपिक आएगा फिर दोबारा से आएंगे अपने। चलिए देखिए, हम विधियाँ में अभी पिछले वाले पेज पे से पढ़ चुके हैं ब्लैक बोर्ड से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ये 6 H हैं ये क्या काम करेंगे, इनमें से कुछ जुड़ जाएंगे O के साथ में और कुछ जुड़ जाएंगे N के साथ में और चेंज हो जाएगा, बन जाएगा
एथिलएमीन और साथ में कुछ जल के अणु यहाँ से निकल जाएंगे। और जो हमारे पास में यहाँ मेथिल साइनाइड है, ये मेथिल साइनाइड है CH3N, और ये 4 H चारों के चारों कुछ जुड़ेंगे किससे, C से, और कुछ इनमें से जुड़ जाएंगे ये N से। और ये उपस्थिति में हमें लेना पड़ेगा किसकी, ZnH2SO4 की, और यहाँ हमारा बन जाएगा CH3CH2NH2। ये भी हमारा क्या है, एथिल एमीन है। अब एथिल आइसोसाइनाइड देखिए, एथिल आइसोसाइनाइड ये है भी, मैं थोड़ी देर पहले आपको ये वाली अभिक्रिया पढ़ा रहा था, C2H5NC+2H2, ये वाली अभिक्रिया हम अभी पढ़ रहे थे, इस वाली अभिक्रिया को ही देखिए। तो इस वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ फॉर्मिक अम्ल, और एक प्राप्त हो जाएगा एथिल एमीन। अब इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे इन्हें अल्कोहलों से, अब एथिल अल्कोहल ये है, इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, NH3 से, इसका एक H इसका एक OH के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा H2, और यहाँ जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन। सीमित अभिक्रिया देखिए, सीमित अभिक्रिया में भी क्या होगा, कुछ सीमित अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे तो याद रखिएगा N3H, ये लिखा है हमने यहाँ N3H, सॉरी NH3 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, इसे हमें क्या काम करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। इसे छोड़िए, दूसरी जगह लिखते हैं, तो हमें ये लिखना पड़ता है यहाँ N3H। जब हम N3H लिखेंगे तो इसमें सबसे शुरू में तो इसका ब्रेक कर दीजिए आप यहाँ NH2N2+NH में, इस टाइप से इसे आप यहाँ ब्रेक कर दीजिए। जब आप इसे यहाँ ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या चमक रहा था, COO, तो COO का क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसमें से एक N2 निकल ही गया है, यहाँ क्या बचा हुआ है H, यहाँ क्या बचा हुआ है NH, एक साथ जुड़ जाएंगे, और अगर इसके साथ में H आएगा तो ये क्या बन जाएगा NH2, और किससे आगे जुड़ जाएगा C2H5 से। क्या होता है इसमें, मछली जैसी गंध होती है, इसका क्वथनांक होता है 17 डिग्री सेल्सियस, यह जल में विलय होता है, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अर्थात अगर इसे हम H+ देंगे तो ये उसे ग्रहण कर लेगा। चलिए इसकी क्षारीय प्रवृत्ति देखते हैं कैसी होगी इसकी क्षारीय प्रवृत्ति। तो इसकी क्षारीय प्रवृत्ति में हम यह देखेंगे कि इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, H2O से। तो ये जो अभिक्रिया हमें सीधी सीधी हुई है, ये ऐसे नहीं होगी, पहले कुछ इसमें कुछ और होगा, वो और क्या होगा पढ़ते हैं, देखिए C2H5NH2, और जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं H2O से, तो H2O ब्रेक हो जाता है काय में, H+ में और OH- में। तो जो H+ है ये अटैक करता है इस पर, और ये बना देता है यहाँ C2H5NH3+, और प्लस में यहाँ बन जाता है OH-। तब बाद में अभिक्रिया पूर्ण होगी, अभी इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, तो ये जुड़ जाएंगे एक साथ और बन जाएगा C2H5NH3OH, ये बन जाएगा NH3OH, ठीक है, ये बन जाएगा NH3OH, ये वाला जो हमें लास्ट में बना हुआ है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसका एसिटिलीकरण करेंगे तो इसके एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो इसका Cl और इसका एक H एक साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे HCl। बाकी C2H5NH और COCH3 एक साथ जुड़े हुए हो जाएंगे। इसका नाम होता है N-एथिल एसिटामाइड। एसिटामाइड होता है जिनमें भी NH और CO दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ N और CO दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या है, एमाइड है, एसिटामाइड। या फिर हम एथिलएमीन की रिएक्शन करा देंगे किससे, कैल्शियम एसीटेट से। जब हम कैल्शियम एसीटेट से रिएक्शन करा देंगे तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, N-एथिल एसिटामाइड। इसे भी आप इसी टाइप से लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे, CH3 CO सिंगल बॉन्ड Ca सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO, ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होगा। पेन का कलर बदल लेते हैं, ब्लू वही आ रहा है, ये होगा, ठीक है, CH3 CO Ca CH3 CO, और ये हमारे पास में क्या है C2H5NH2। तो इसका एक H और इसका एक CH3 CO इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ क्या होगा, हाँ होल टू आई Ca, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो यहाँ एक कंपाउंड बना हुआ है, सॉरी यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो एक कैल्शियम एसिटेट लिखा हुआ है, ये कैल्शियम एसिटेट नहीं है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये O है, ठीक है, ये क्या है O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ भी क्या है, ये O है। तो ये कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। ये जो ऊपरला हिस्सा इस पर आ जाएगा माइनस, और नीचे हिस्से पे क्या आ जाएगा प्लस, जिस पे माइनस है उससे जुड़ जाएगा H,
और जिस पे प्लस है उससे जुड़ जाएगा माइनस वाला। ये तो इससे कौन जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा C2H5NH, और ये तो जुड़ जाएगा इसके साथ में, और इसके साथ में कौन जुड़ गया H। तो ये दो प्रोडक्ट इसके यहाँ भी बन जाएंगे, N-एथिल एसिटामाइड। फिर हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है इसका एक फॉर्मूला होता है RMgX, ये फॉर्मूला होता है इसका। R में कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, जैसे कि CH3 है या C2H5 है या C3H7 है और H7 है, और ये जो X है यहाँ कोई भी हैलोजन हो सकता है, FCl Br। अधिकतर जो हम यहाँ प्रयोग करेंगे वो Cl और Br का ही करेंगे, और का इनमें से नहीं करेंगे, और यहाँ C2H5 या CH3 का प्रयोग करेंगे। तो रिएक्शन देखिए ये हमने ली हुई थी, तो यहाँ क्या होगा, जो भी इसका ऋणात्मक सिरा होगा वो किससे आगे जुड़ जाएगा, Mg से, ठीक है। जो धनात्मक होगा वो किससे आगे जुड़ जाएगा, CH3 से। तो मैं एक बार इसमें बना लेता हूँ। तो यहाँ रिएक्शन इसकी कुछ अपोजिट सी होगी, रिएक्शन कुछ ये बनेगी, ये वाली जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसे हुई वही थी। यहाँ लिखा हुआ था इसमें क्या, C2H5NH2 प्लस, अब मैं इसे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, इस प्रकार से। तो ये जो इसका एक H है वो किसके साथ चला जाएगा, CH3 के, और क्या बना देगा, CH4 मैथेन बन जाएगा जी। और यहाँ अब NH बचा हुआ है तो NH जुड़ जाएगा इस वाले सिरे से। तो ये कंपाउंड आपका प्लस में क्या बन जाता है यहाँ, C2H5NH सिंगल बॉन्ड Mg, और सिंगल बॉन्ड से इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ इसमें Br, ठीक है। ये बना हुआ देखिए, C2H5NH Mg Br, इसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम, अच्छा इसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो हमें बाद में प्राप्त हुआ है ये हमारा एक प्रकार का कैसा है, अडक्ट प्रोडक्ट है, माध्यमिक उत्पाद है। यहाँ देखिए जब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, CH2 से, तो CH2 से रिएक्शन कराने पे हमें प्राप्त हो जाता है इसमें एथिल आइसोथायोसाइनाइड। ये देखिए एथिल आइसोथायोसाइनाइड है ये वाला, एथिल आइसोथायोसाइनाइड। ये अगर कहीं भी NCS जुड़ा हुआ होता है, NCS जुड़ा हुआ होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर कहीं NCS जुड़ा हुआ होता है तो इसके लिए हम प्रयोग कर देते हैं आइसोथायोसाइनाइड का, याद रखिए। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आइसोथायोसाइनाइड का, और शुरू में उसका नाम लिख देंगे जो भी शुरू में आता है। यहाँ क्या आया हुआ था, C2H5, तो C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल, और NCS के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, आइसोथायोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं हाफमैन मस्टर्ड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शन है वे सारी की सारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, कुछ और ऊपर भी इसमें नेम रिएक्शन आ रही थी, जैसे एसिटिलीकरण है, क्षारीय प्रकृति है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया है। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो इसे आप बार बार समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आई है। तो मैं उस पर जो आपको समझ में नहीं आया, जो भी आप इसकी रिएक्शन बताएंगे, मैं उसके लिए एक बार फिर से आपके लिए वीडियो बना दूँगा। फेनिल लिथियम से क्रिया, अब फेनिल लिथियम का फॉर्मूला होता है C6H5Li, और एथिलैमीन ये हमारा है C2H5NH2। इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे तो रिएक्शन कराने पे क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्यों बन जाएगा बेंजीन, भाई अपना H किसे देगा, इसे देगा, फेनिल, इसे फेनिल समूह को क्या बन जाएगा, 5H3, एक इसने दे दिया, 6 ना हो गया C6H5। अब इसके पास में क्या बच गया, C2H5NH, और ये Li किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ आगे ये वाला बन जाएगा C2H5NH Li। तो यहाँ जो मेन उत्पाद होगा वो हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा। इसका उपयोग कहीं में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, और एथिल आइसोसाइनाइड के निर्माण में। चलिए इसके परीक्षण देखिए कैसे पता चलेगा कि एथिलैमीन है या नहीं है। देखिए अगर हम एथिलैमीन में कार्बन डाइसल्फाइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो इसमें से सरसों के तेल जैसी महक आती है, गंध आती है, तो पता चल जाएगा कि ये एथिलैमीन है। दूसरे देखिए, दूसरे नंबर पे ये अभिक्रिया देता है कौन सी, कार्बिलैमीन अभिक्रिया। अगर हम इसे किसे, एथिलैमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के मिश्रण के साथ में गर्म करें तो ये बना देता है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इसमें से भी बहुत ही तेज गंध आती है, बहुत तेज दुर्गंध आती है, बहुत ही तेज, मतलब एक तरीके की अच्छी सी स्मेल नहीं आएगी, बहुत बुरी सी स्मेल आएगी जिसे आप सूंघ भी नहीं पाने के, और नाक में दर्द भी हो जाएगा, वो स्मेल सी आएगी। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है, हमारा एथिलैमीन है। और इससे अगले वाला जो हमें मिला हुआ है यहाँ, वो हमें मिलाया हुआ है यहाँ
नाइट्रस अम्ल परीक्षण। हम इसकी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। ये नाइट्रिक अम्ल है भैया, ये नहीं है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो यहाँ जो हमें प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा तो महक भी उसी की आएगी। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये प्राथमिक एमीन है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। और कार्बनिक यौगिकों में इसका निर्माण होगा पेट्रोल की शुद्धिकरण में और एथिल आइसोसाइनाइड के निर्माण में। ये उपयोग पीछे भी हमारे लिखे हुए थे, हो सके दोबारा लिख दिया हूँ, भूल से लिख दिया। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एनिलीन। एनिलीन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, नाइट्रोबेंजीन लेंगे, इसका अपचयन करा देंगे। अपचयन करा देंगे टिन और HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें जो प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन, और साथ में प्राप्त हो जाएंगे जल के कुछ अणु। तो हमने इसकी थ्योरी भी कुछ इसी प्रकार से लिखी है कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन HCl की उपस्थिति में कराने पर एनिलीन प्राप्त हो जाती है। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मूला ये होता है जी C6H5NH2। ये इसका चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चित्र को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। गोल पेंदे के फ्लास्क में हम क्या लेंगे, 1:2 में लेंगे नाइट्रोबेंजीन और दूसरा हम लेंगे इसमें टिन। एक हम लेंगे इसमें नाइट्रोबेंजीन और दूसरा हम इसमें क्या लेंगे, टिन। इन दोनों का मिश्रण भरेंगे और इसमें आधिक्य में क्या मिला देंगे, HCl का तनु विलयन डाल देते हैं, जिससे लगभग 20 मिनट तक हिलाते हैं। फिर इसे इतना गर्म करते हैं कि इसमें से नाइट्रोबेंजीन की गंध आना बंद हो जाए। ठीक है, जब गंध आना बंद हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें ऊपर आ गई है नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन से ही बना रहे थे। तो नाइट्रोबेंजीन की जैसे गंध आना बंद हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एनिलीन बन गई है। फिर और काम करना शुरू करेंगे, इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करके इसमें NaOH मिला देते हैं, जिससे हमें एनिलीन एक गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है। फिर हम भाप आसवन विधि द्वारा इसे पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध एनिलीन प्राप्त होती है। इसे शुद्ध करने के लिए इसमें Na2SO4 से सुखाकर 182 से 185 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कर देते हैं, इसे परभाजी आसवन, जिससे शुद्ध एनिलीन प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फिनोल से भी प्राप्त हम इसे कर सकते थे। जब हम इसकी अभिक्रिया फिनोल से कराएंगे तो इसका एक H यहाँ से हटेगा और किससे जुड़ जाएगा, इसके OH से। देखिए यहाँ फिनोल के ऊपर क्या जुड़ा हुआ था, OH जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है। और हम इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NH3 से। तो यहाँ NH2 और H लिखिए, इसका OH और इसका H एक साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। और ये NH2 किसकी जगह जुड़ जाएगा, OH की जगह। तो ये बन जाएगा यहाँ एनिलीन और साथ में H2O। नाइट्रोबेंजीन से बना देंगे, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर देंगे। तो यहाँ हमें 4H तो आवश्यकता पड़ेगी, 4H की। 2 O को निकालने के लिए, क्योंकि O के कितने हैं, O2। तो यहाँ हमें 2H2 की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4H की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ हमने 4 की तो आवश्यकता पड़ जाएगी O को निकालने में, और 2 की आवश्यकता पड़ जाएगी जो N के 2 बॉन्ड खाली पड़े हैं उन्हें पूरा करने में। तो हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 6H की। तो यहाँ हम सोडियम और मेथिनॉल के उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन। यह एक रंगहीन द्रव होता है, जल में अविलय होता है और कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है, विलय। अगर हम इसे वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये काले रंग का पड़ जाएगा, वरना इसका रंग काला नहीं होता है। ठीक है, रंगहीन होता है। फिर इसका क्वथनांक कितना होता है, 184 डिग्री सेल्सियस होता है, 184 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। इसके रासायनिक गुण देखिए, ये रासायनिक गुण है इसके, C6H5NH2 एनिलीन। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन से। तो यहाँ बन जाएगा फिनाइल या फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिनाइल की जगह आप यहाँ फेनिल भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना फिनाइल, इसकी जगह यहाँ आप इसमें फेनिल भी लिख सकते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन पहले की तरह ही हुई है। अगर आप इसे समझना चाह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही हैं तो समझेंगे कैसे, तो इसे आप आसानी से कुछ इस टाइप से समझ सकते थे। देखिए ये कुछ इस टाइप से लिखी हुई है यहाँ, C6H5NH2 और इसके साथ में है यहाँ हमारे पास में CHCl3 और प्लस में 3KOH। तो ये जो 3 Cl हैं किसके साथ में जुड़ जाएंगे, 3K के। क्या बना देंगे जी, ये 3KCl। ये कितने OH हैं, 3। तो 3 OH को निकलिए, एक OH, दूसरा OH और यहाँ हमने लिख दिया इसमें तीसरा OH। अब ध्यान से देखिए, इसका एक H और इसके 2 H, एक के साथ में एक जुड़ जाएगा HOH, HOH, HOH। तो कितने बन जाएंगे भाई, 3H2O। क्या बचा यहाँ, N। यहाँ क्या बच गया, C। क्या बन गया,
C6H5NC। केवल याद करने के तरीके से समझा रहा हूँ, कोई क्रियाविधि नहीं समझा रहा हूँ, ताकि आपको रिएक्शन याद हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए डाईएज़ोटीकरण। डाईएज़ोटीकरण में क्या काम करेंगे हम, एनिलीन लेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप रखेंगे और इसमें हम क्या मिला देंगे, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण। ये देखिए ये है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और साथ में हमने इसके क्या मिला दिया, 2HCl। जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें हमें प्राप्त हो जाता है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड और साथ में हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ NaCl और प्राप्त होते हैं 2H2O। इस रिएक्शन को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ये कितने H हैं, 2, और यहाँ भी कितने H हैं, ये 2। ये 2H और ये 2H जुड़ जाएंगे किसके साथ में, O के, ये दोनों के दोनों, और क्या बना देंगे 2H2O। एक Na किसके साथ में जुड़ जाएगा, एक Cl के, क्या बना देगा, एक NaCl। एक N यहाँ बचा हुआ है, एक N यहाँ बचा हुआ है और यहाँ एक बचा हुआ है Cl। तो N के 2 हैं और साथ में क्या बचा था, C6H5। तो यहाँ बन जाएगा C6H5N2Cl, मतलब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड के भौतिक या रासायनिक गुण इस बार सिलेबस में नहीं है, मगर आप ये मत सोचिए कि बेंजीन डाईएज़ोनियम या डाईएज़ोनीटीकरण की कोई अभिक्रिया नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में जो है वो इनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं। एमीन के निर्माण की जो विधि है, बनाने की जो विधि है, विरचन की जो विधि है वे, और इसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों हैं। मगर स्पेशली में इसमें जो दिया हुआ है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ये अलग से नहीं है। तो याद रखिए इसके गुण भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएंगे, सिलेबस से बाहर दिखा रखा है, मगर अगर ये किसी अभिक्रिया में बन रहा है तो ऐसे ऐसे ये आ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इसकी पढ़ेंगे हैलोजनीकरण की क्रिया। अगर हम इसकी अभिक्रिया हैलोजनों से करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, चक्रीय यौगिक प्राप्त होंगे और 3 स्थानों पर क्या जुड़ जाएंगे इनसे, हैलोजन। जैसे यहाँ बना हुआ है 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन। अगर हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु इसके 6 के 6 कूट पर जुड़ जाएंगे और इसकी जो रिंग है इसे गायब कर देंगे, इस वाली रिंग को, और क्या बना देंगे, एमीन साइक्लोहेक्सेन। इसका जो उपयोग किया जाता है वो इसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में और सूचक के निर्माण में। इस टाइप से इसका निर्माण करा जाता है। स्टूडेंट जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट कीजिए।